आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। सदाकत आश्रम में आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हुई। यह बैठक 85 साल बाद बिहार की धरती पर आयोजित की गई। इससे पहले बिहार में 1940 में CWC की बैठक का आयोजन किया गया था। माना जा रहा है कि बैठक में देश के साथ साथ बिहार चुनाव पर जो है वो मंथन हुआ, साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। साथ ही आपको बता दें कि यह मीटिंग जो CWC की हो रही है यह बेहद अहम मानी जा रही है। पटना के सदाकत आश्रम में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और साथ ही कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। बिहार चुनाव में इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जान फूंकना चाहती है और यही वजह है कि बिहार में एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश कर रही है। क्या ये संदेश तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है? क्योंकि कांग्रेस की CWC की ये बैठक कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस की CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बैठक को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हुई उन बातों को रखा। आदरणीय खड़गे जी का जो प्रारंभिक उद्बोधन हुआ उसमें उन्होंने जो कहा इस सदाकत आश्रम में जिन नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जितने भी अनाम हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं जिन्होंने इस लड़ाई में भूमिका निर्वहन किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सबको उन्होंने स्मरण किया है। आदरणीय साथियों, आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME जितने हमारे जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डावाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब होना चाहिए, जबकि 5 स्लैब रखे गए। और उस समय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए, उस समय भी उन्होंने कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है। देश की दूसरी आज़ादी का दिन है 30 जून 2017 को उन्होंने मध्य रात्रि की घोषणा की, ये दूसरी आज़ादी है। और उस समय भी गरीबों के माली हालात सुधरेंगे, किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों और उद्योगपतियों की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि होगी, इस प्रकार की बात कही गई थी। और वही बात जब आप 5 स्लैब से घटा के 2 स्लैब किए तब भी वही बात आप कह रहे हैं। लेकिन इन 8 सालों में आर्थिक पूरे देश की जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। 50 लाख करोड़ से भी अधिक राशि वसूली की गई और आज जनता की हालत बेहद खराब है। उनके क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है और अब ये कहते हैं कि उत्सव मनाने के बाद जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं तो खरीदी किस बात में करेंगे। इस प्रकार की बातें आदरणीय खड़गे जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में की। विदेश नीति के बारे में भी उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनका झुकाव चीन की तरफ हो गया है।
और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब राहुल जी ये मामला उठाते हैं कि डोकलाम के मामले हों चाहे अन्य जहां चीन ने घुसपैठ किया हुआ था, प्रधानमंत्री जी उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, न कोई घुसा हुआ है न कोई आया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आज हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले अब बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज़्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया, और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां तोड़-फोड़ किया। तो वहीं कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को बिहार की चिंता अचानक ऐसे क्यों हो रही है। मित्रों, आज पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, अब मेरे क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगा कि वहीं से उनकी बातों का कुछ जवाब दिया जाए। फिर लगा नहीं, उनका जवाब दिल्ली से देना चाहिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई, और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं एमपी बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरा सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का छप्पड़ फूस का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो, उससे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। बाद में जेपी उनके सहयोगियों को मालूम हुआ तो फिर उनके लिए एक बड़ा मकान, मतलब बड़ा क्या, 2-3 कमरे का मकान बनाया गया। मैं इसलिए जानता हूं कि दोनों को मैंने ही अपने एमपी लैड फंड से सुधरवाया था। तो ये एक चिंता करते हैं राजेंद्र बाबू की, मौलाना मजरुल हक की। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। बोले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना, गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति, राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे, ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में कि जब मैं आजादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई।
तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं। तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो उनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ। तो एक तरफ जहां बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को और पार्टी को मजबूत करने में पूरी तरीके से लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी जो हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है और उनके माध्यम से कहा है कि AIMIM गठबंधन के लिए तैयार है। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। CWC की बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के बीच आखिर सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से रणनीति बनती है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।